समझते हैं हम लोग कोरोना में जो म्यूटेशन के बाद ये डबल म्यूटेंट या फिर जो डेल्टा वेरिएंट है जिसने सेकेंड वेव में इतनी भयानक तबाही मचाई, ये क्या चीज़ है और थर्ड वेव कब तक आ जाएगा, और एक जो नया वेरिएंट सामने आ रहा है जिस पर वैक्सीन भी असरदार नहीं है, उस चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, कोरोना जो है वो निकला था तो चीन के वुहान शहर से, लेकिन जैसे जैसे ये पूरे देश में फैलता गया, इसमें कई सारे चेंजिंग आते गए। जैसे अगर आज से 200 साल पहले देखिएगा तो हम लोग के जो परदादा वगैरह थे उनका कई सारे ऐसे वंश बढ़ते गए, तो उसी में हम लोग के कई सारे पटीदार बन गए, जिसको हम लोग गोतिया बोलते हैं, लोग रिश्तेदार होते गए। तो सब एक दूसरे से हल्का हल्का मैच होते हैं, जैसे मतलब हल्का हल्का ही मैच करते हैं। उसी तरह वायरस में भी होता है, जितनी ज़्यादा इनकी संख्या करोड़ों में जाएगी, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आते रहेगा। तो हम लोग के पास अभी कई टाइप के कोरोना आ गए हैं। तो इन कोरोना के चेंजिंग को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन या अलग अलग वेरिएंट कहते हैं। जब शुरुआत हुआ था तो उसे केवल सिंगल कोरोना कहा गया था, वुहान से जो आया था चाइना के, अभी तो पूरी दुनिया में पहुंच गया। अब जैसे कोई भी कोरोना जो है जब एक से दूसरा बनता है तो जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, तो वहाँ पर उसमें कई सारे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं कोरोना के जो जेनेटिक मटेरियल है। तो उसमें जब एक से दूसरा बनता है तो जरूरी नहीं कि 100% सेम मॉडल का ही बनेगा, उसमें कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चेंजिंग आ जाती है जिसे म्यूटेशन कहते हैं। जैसे देखिए, ये सारे के सारे कोरोना ही हैं सब, लेकिन अलग अलग डिजाइन के हो जाते हैं सब। हम आप वैसे ही कोरोना करोड़ों की संख्या में, तो कुछ ऐसे चेंज है जो हमको खतरा नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजेज आए हैं जो हमें खतरा पहुंचा देते हैं, तो जो कंसर्न का विषय बन जाता है। तो ऐसे ही कोरोना में से लाखों वेरिएंट निकले हैं, उसके कई वेरिएंट निकले हैं। तो जिस वेरिएंट से खतरा नहीं रहता है उस वेरिएंट को हम लोग ध्यान से नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजिंग होते हैं जो हमें खतरा दे देते हैं। जैसे एक था B117, ये ब्रिटेन में पाया गया। एक था B1351, ये साउथ अफ्रीका में। P1 ब्राज़ील में। ऐसे इंडिया में B16172 ऐसे इंडिया में पाया गया। जो ब्रिटेन में पाया गया उसे अल्फा वेरिएंट कह दिया गया, जो साउथ अफ्रीका में पाया गया उसे बीटा वेरिएंट, जो ब्राज़ील में पाया गया उसे गामा वेरिएंट कह दिया गया। उसी तरह इंडिया में दो वेरिएंट पाए गए थे, हल्का सा चेंजिंग था। एक था B16172, एक B16171। तो एक का नाम रखा गया डेल्टा वेरिएंट, एक का नाम रखा गया कप्पा वेरिएंट। तो जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वो डेल्टा वेरिएंट है। इसी ने भारत में सेकेंड वेव में इतनी तबाही मचाई, लाखों लोगों का जान ले गया। ये इतना खतरनाक है कि ये युवाओं तक को नहीं छोड़ा। और एक्चुअली ये आया हम लोग के यहाँ अप्रैल मई में, और बूढ़े लोग इसमें उतना संक्रमित नहीं हुए क्योंकि उन लोगों को एटलीस्ट एक डोज वैक्सीन की लग गई थी। तो भारत पूरी दुनिया में अभी ये सबसे खतरनाक इशू बना हुआ है डेल्टा वेरिएंट। अब अगर WHO ने ऐसा नाम नहीं जुगाड़ किया रहता तो आज पूरी दुनिया में लोग क्या कहते हैं कि इंडियन वेरिएंट बहुत खतरनाक है, इंडियन वेरिएंट बहुत खतरनाक है। ससुरा जहाँ से चाइना से शुरू हुआ, चाइना का नाम ही नहीं बदनाम होता, और हम लोग खामखा में पिस जाते। इस वजह से इस तरह के नाम दिए गए, लेकिन साइंटिस्ट आज भी इसके जेनेटिक कोड के नाम से ही बुलाते हैं। लेकिन जो परंपरा थी, देश के ओरिजिन जहाँ से इसकी पहली शुरुआत हुई थी, अब उसे खत्म कर दिया गया। भारत में दो वेरिएंट थे, एक था आपका डेल्टा वेरिएंट जो भयानक तबाही मचाया है, एक कप्पा वेरिएंट, ये उतना तबाही नहीं मचाया। लेकिन अभी भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग में एक और वेरिएंट पाया गया जिसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट। अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट इतना खतरनाक, एक तो डेल्टा खतरनाक है, उस पर से डेल्टा प्लस वेरिएंट पर देखा गया है कि वैक्सीन काम नहीं कर पाती है। इसलिए लोगों को जरूरी है कि वो अभी से ज़्यादा वैक्सीन ले सके, ताकि वो लोग कोरोना के अलग वेरिएंट से तो कम से कम बच सके। अगर वैक्सीन नहीं लेगा कोई, और सपोज कीजिए कि उसे कोई नॉर्मल सा ही कोरोना हुआ जिसमें बीटा टाइप का ही हो गया, ये नॉर्मल ही, ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल अफ्रीका में ही पाया जाएगा, हर जगह पाया जाता है, लेकिन ओरिजिन हुआ इसलिए कहते हैं। तो मान के चलिए कोई बीटा से संक्रमित हो गया, अब वो थोड़ा सा सीरियस है, हॉस्पिटल जाएगा तो बच जाएगा। और अगर उसे हॉस्पिटल लेके गया और हॉस्पिटल में कोई डेल्टा प्लस वाला मिल गया, डेल्टा वाला भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा प्लस वाला मिल गया तो सोच रहा उसको यो दे देगा। अब वो सोच रहे ये इस सब से तो आदमी बचा सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए अभी वैक्सीन लेके रेडी रखिए लोग, ताकि बीमार उमार पड़े तो घर ही ठीक हो सके। हॉस्पिटल में ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना वहाँ अपने ही लोड ज़्यादा है। थर्ड वेव में ऐसा हो सकता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को देखा जाएगा, क्योंकि अगर आप पुराना ग्राफ को देखेंगे तो जो पिछले साल यानी 2020 में जो कोरोना आया था उसका जो ग्राफ उठा था, फिर अचानक डाउन हुआ, फिर इस तरह से जो अभी का चल रहा है, तो पिछले साल 11 सितंबर 2020 को पीक आया था और उस समय 97,654 यानी लगभग 98,000 मरीज मिले थे। उसके बाद ये पीक डाउन हो गया दिसंबर के महीने में।
उसके बाद हमें 3 महीने की टाइम मिली, जनवरी, फरवरी और मार्च। 3 महीने के बाद अगले चौथे महीने से सेकेंड वेव चालू हो गया, यानी अप्रैल से सेकेंड वेव ये चालू हो गया। लेकिन समझते हैं कि थर्ड वेव का कितना ज़्यादा खतरा रहेगा, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में थर्ड वेव आएगा। बट उस समय घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय तक हॉस्पिटल्स में काफ़ी बेड अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी हद तक सीखा है, सेकेंड वेव ने काफ़ी हद तक ऑक्सीजन की उस तरह से किल्लत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों ने एक ऑक्सीजन का चेन अभी से बना के सीख लिया है। दवाओं की जो कालाबाजारी हो रही थी, जिसमें सबसे ज़्यादा रेमडेसिविर की ये जो ब्लैकमेल हुआ था, उसको ब्लैक में बेचा गया था रेमडेसिविर को, ये सब चीज़ें थोड़ी हद तक हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत हद तक गवर्नमेंट का भी कहना है कि हम लोग नवंबर के महीने तक लगभग 70 करोड़ लोग तक को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, और वो हो भी जाएगा नवंबर के महीने तक में वैक्सीनेशन। अब वैक्सीन का कहना है कि भाई बहुत कम वैक्सीन की शॉर्टेज वगैरह भी है, तो देखिए ये बात हकीकत है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, लेकिन स्पुतनिक वैक्सीन बनाने के लिए 6 कंपनियों ने करार कर लिया था मई के महीने में ही, तो उनका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा यहाँ जुलाई से। और जो सीरम इंस्टीट्यूट है, इसने भी अपनी अलग से सप्लाई लाइन, कुछ अलग से फैक्ट्रीज भी डाली थी, कई सारे कंपनीज ने फैक्ट्री डाली थी, वो सारी की सारी फैक्ट्रीज जुलाई तक चालू हो जाएंगी। और जुलाई में अमूमन हम लोग वैक्सीन की काफ़ी ज़्यादा डोजेज, हमको हर तरह की अगर वैक्सीन मिला देंगे, स्पुतनिक हो गया भारत में, और कोविडशील्ड, कोवैक्सीन, तो ये काफ़ी बड़े पैमाने पर होगा। तो अभी 2 हफ्ते तक वैक्सीन की किल्लत देखी जा सकती है। हालांकि कई जगह वैक्सीन की किल्लत है, तो कई जगह वैक्सीन अवेलेबल है, तो कोई लगा नहीं रहे, लेकिन वैक्सीन की किल्लत जुलाई से दूर हो जाएगी, और एक अच्छे खासे अमाउंट को हम लोग थर्ड वेव से पहले ही वैक्सीनेट कर चुके रहेंगे।